जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उस वीडियो में हमने बात किया था कि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमें स्टडी करना चाहिए और वो कौन कौन से टॉपिक है जिससे ज़्यादातर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलती है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और कंपटीशन इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलती है। तो हम लोग आज इसको डिप्टी देखेंगे। बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट अभी तैयारी करने के लिए स्टार्ट किए उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं मे भी उन लोग का कहीं कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उन लोग के लिए भी आज का वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो आपको पूरा देखिएगा, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टाइप के वर्ड्स होते हैं, और अगर देखा जाए तो ये 8 टाइप के वर्ड्स जो होते हैं इन्हीं से ज़्यादातर ग्रामेटिकल एरर हमें देखने को मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं यही पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछते हैं। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। सबसे पहले आता है नाउन। तो नाउन हम लोग कहते किसे हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? वैसे तो हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। लेकिन अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर देखें तो नाउन जो है इस दुनिया में उपस्थित या इस दुनिया से बाहर, हमारी पृथ्वी से बाहर उपस्थित वे सारे वस्तु जिसको हम लोग नेम देते हैं, किसी न किसी नेम से पुकारते हैं, उसे हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिंपल में कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड which is used to give name to, which is used to give name to anything present in the world, present in the world, present in the world। इस विश्व में उपस्थित कोई भी चीज जिसको हम लोग किसी न किसी नेम से पुकारते हैं वो हमारा नाउन है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो नाउन को हम लोग अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर है उसमें नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो नाउन होगा ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग नाउन को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होगा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा होगा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। और फिफ्थ नंबर में होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सब है क्या। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट मींस इसमें पार्टिकुलर नेम होता है, कोई भी नेम क्या होता है? पार्टिकुलर होता है, पार्टिकुलर नेम होता है इसमें, पार्टिकुलर नेम होता है इसमें, ठीक है। हम लोग इसको पार्टिकुलर बनाते हैं, जैसे कि हमारा हो गया इंडिया, ये पार्टिकुलर नेम है। हमारा हो गया बोकारो, ये पार्टिकुलर नेम है। गंगा हो गया, गंगा रिवर, ये पार्टिकुलर नेम है। राम हो गया, ये पार्टिकुलर नेम है। इस तरह एक्सेट्रा होता है। कॉमन नाउन में क्या होता है? कॉमन नाउन में सेम टाइप्स के या सेम काइंड के, सेम टाइप्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। इसमें सेम टाइप्स के होते हैं, सेम काइंड्स के होते हैं। इसका मतलब कॉमन नाउन से हम किसी नाउन के सिर्फ जाति के बारे में, उसके वर्ग के बारे में पता चलता है, हमें ये नहीं पता चलता है कि वो नाउन एक्चुअली में क्या है। जैसे हम अगर बोलते हैं कंट्री, तो हमें पता चलता है कंट्री मीन्स होता है देश, लेकिन किस देश की बात करें ये हमें इसमें पता नहीं चलता, ये हमें पता चलता है प्रॉपर नाउन में।
उसी तरह हम हो गया, जैसे हम लिखे सिटी, यहाँ लिखे बोकारो स्टेट सिटी, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, एक खास नाम है। लेकिन सिटी जो है वो खास नाम नहीं है, सिटी तो बहुत सारे सिटी हो सकता है पूरे वर्ल्ड में। उसी तरह हो गया रिवर, तो रिवर जो है बहुत सारे रिवर्स हो सकते हैं, भारत में बहुत सारे रिवर होते हैं, लेकिन अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो ये खास है, ठीक है। उसी तरह कोई अगर मान लीजिए बॉय बोलते हैं तो बॉय मीन्स होता है लड़का, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि हम किस लड़का की बात कर रहे हैं, जबकि अगर हम राम बोले तो इससे पता चल जाता है किसी एक खास लड़का का बात हो रहा है। तो इस तरह ये एटीसी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? तो कलेक्टिव नाउन हमेशा समूह में होता है। वैसे नाम, वैसे वर्ड जो एक नाउन है और उससे हमें उस वर्ड को बोलने से पता चलता है कि उस वर्ड के अंदर बहुत सारे लोगों का एक समूह है, ठीक है। तो ये हमेशा ग्रुप में होता है, ये ग्रुप में होता है। ऐसा नाम जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स का बोध हो। जैसे अगर हम बोले फैमिली, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि फैमिली किसी एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। फैमिली में मिनिमम 2 व्यक्ति चाहिए होता है और मैक्सिमम जो है अनलिमिटेड होता है। उसी तरह स्कूल, क्लास में स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है। उसी तरह अगर हम बोले फेयर, मेला, या अगर हम बोले क्राउड, अगर हम बोले कमिटी, तो ये सब जो होता है इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है। उसी तरह हम गैंग बोले, उसी तरह हम बुक्के बोले, उसी तरह हम बंच ऑफ कीज बोले, तो ये सब क्या, इससे क्या पता चलता है कि ग्रुप ऑफ, इसमें कोई भी चीज है ग्रुप में है, ठीक है। अब मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो मेटेरियल नाउन जो होता है मेटेरियल सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ये एक्चुअली में ये आपका मेटर होता है, ये मेटेरियल सब्सटेंस धरती से जुड़ा हुआ चीजें होते हैं, और हम लोग इस ये जो मेटेरियल नाउन होता है इसका यूज हम लोग किसी दूसरी चीज को उसका फॉर्मेशन किसी दूसरी चीज में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि मेटेरियल नाउन को हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे हम लोग वजन कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेटेरियल सब्सटेंस है, मेटेरियल सब्सटेंस है। इसमें हमें जैसे हो गया राइस, वाटर, मिल्क, गोल्ड, ये डॉट 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 ये सब आपका आता है, आयरन, ये सब हमारा यहाँ मेटेरियल नाउन में आता है, ठीक है। एंड लास्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते हैं, हम वजन नहीं कर सकते, हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इसको अपने मन में एक फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये नाउन भी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिर्फ अंदर से फील कर सकते हैं, हम लोग इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया एयर को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हो गया काइंडनेस, तो किसी व्यक्ति के अंदर कितनी काइंडनेस है इसे हम लोग उसके एक्शंस, उसके रिएक्शंस को देख के अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देख सकते कि कितना उसके अंदर काइंडनेस है। उसी तरह हो गया ऑनेस्टी हो गया, ठीक ना। तो ये सब आपका जो होता है जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करेंगे नाउन की, तो देखिए ये तो ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन था। अब हम लोग जो है एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन होता है जिसमें हम लोग नाउन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया पहला प्रॉपर नाउन। दूसरा हो गया काउंटेबल नाउन, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। और तीसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन, ये प्रॉपर नाउन। देखिए दोस्तों, प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक रोता होता है, ये हमेशा एक ही होता है, सिंगुलर होता है, एक रोता होता है। इसीलिए प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यही से ग्रामेटिकल एरर निकल करके आता है, प्रॉपर नाउन दिया हुआ रहता है उसके साथ प्लूरल वर्ब दिया हुआ रहता है, जबकि प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, क्योंकि ये सिंगल होता है। काउंटेबल नाउन जो होता है जिसे हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, फॉर एग्जांपल बॉय, तो बॉय एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम बोलेंगे बॉय इज गोइंग टू
स्कूल। तो बॉय सिंगुलर है, लेकिन वही अगर बॉय प्लूरल हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे बॉयज आर गोइंग टू स्कूल। तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हम अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि जब हम इसे गिन ही नहीं सकते हैं तो हम इसमें प्लूरल वर्ब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ये था ग्रामेटिकल जो है आपका क्लासिफिकेशन, ये वाला मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है और ये आपका ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। इसके अलावा नाउन के और भी कई सारे टाइप्स हैं, जैसे कंपाउंड नाउन होता है, जब दो या दो से अधिक वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक कंपाउंड नाउन का निर्माण होता है, जैसे सन इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, स्टेप सन, ओके, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, ये कंपाउंड नाउन है। इसके अलावा वर्बल नाउन होता है, और इसके अलावा वर्बल नाउन को भी इंफिनिटिव और जेरंड में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद एडजेक्टिव नाउन होता है। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं। ये तो सिर्फ हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं। सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है तैयारी करने वाले स्टूडेंट का, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अभी हम लोग पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक को लेंगे और उससे अच्छी तरह से हम लोग डील करेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो नाउन हो गया, इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन का। नाउन का जो नाउन और प्रोनाउन है और एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, ये चार जगह से बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल एरर देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा जो हमारे और अलग अलग टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन सब का जितने भी एक टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उन सब का अपना अलग अलग फंक्शन है। सभी एक टाइप के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड आते हैं, सारे लोगों का, सारे वर्ड्स का अपना खुद का अलग फंक्शन होता है और सारे वर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में वो सारे वर्ड्स अपने अपने तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रोनाउन, हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। तो जैसे कि ये वर्ड से ही सिंपल है, प्रो मीन्स होता है फोर और नाउन मीन्स होता है नाउन। तो ऐसा वर्ड जो नाउन के बदले में, नाउन के लिए आए, नाउन के स्थान पर आए। देखिए प्रोनाउन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस में बार बार किसी नाउन का नेम लेते हैं तो वो सेंटेंस जो होता है ना वर्तन लगता है, वो सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन को यूज करते हैं। नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज हम लोग करते हैं वो प्रोनाउन है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? A word which is used in place of a noun is called pronoun। इसको हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, a word that stands for noun is called pronoun। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले में, नाउन के लिए किसी जगह पर इकट्ठा आकर के उसके जगह पर स्टैंड होता है, उसके बदले में इस्तेमाल होता है, तो उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो हमारे पास मुख्यतः सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा जो है वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। तीसरा जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ नंबर में आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। सिक्स्थ में आएगा पोसेसिव प्रोनाउन। इसके अलावा होता है रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अलावा होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके अलावा होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये जितने तरह के प्रोनाउन हैं, इन सारे प्रोनाउन का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग वर्क है। ये सारे प्रोनाउन नाउन के बदले में किसी सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन सब है क्या, अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में ग्रामर में हमारे पास 7 टाइप्स के पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसमें जो होता है 7 टाइप्स में आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये सारे 7 टाइप्स के पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसको हम लोग पर्सन और थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मींस ऐसा प्रोनाउन जो हम लोग किसी ऐसे नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं जो नाउन जो होता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि वो नाउन एक्चुअली में कितना है, 10 है, 20 है, 30 है, 100 है, ये सब हमें पता नहीं चल पाता है। इसमें हमें पता चलता है कि कुछ है, जैसे होता है some, many, few, some, many, few, much, okay, all, somebody, anybody, everybody, something, okay, something। तो ये सारी चीज हमारे ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। ये जो हमने इस्तेमाल करके आपको बताया somebody, anybody, जो ये जो मैंने यहाँ पे बताया है, ये सब प्लूरल होता है, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। और ये यहाँ से यहाँ ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। यानी कि इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट मींस होता है टू पॉइंट आउट, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में किसी नाउन को पॉइंट आउट करता है, तो उसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते होंगे, देखे होंगे आप लोग बुक में, छोटे छोटे क्लास के बुक में या हमारे क्लास के बुक में भी होता है, जिसे यूज किया रहता है दिस, दैट, दीज, दोज। तो यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दोस्तों। इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब किसी नाउन को या नाउन को हमें इंडिकेट करने का रहता है, तो हम लोग दिस, दैट या दीज, दोज करते हैं। ये जो दिस और दैट है ये सिंगुलर होता है, तो इसको हम लोग सिंगुलर, ये सिंगुलर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और ये जो दीज, दोज है ये प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर सामने में कोई वस्तु हो तो उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, जैसे दिस इज ए बॉय। अगर दूर में कोई हो तो दैट इज ए बॉय। उसी तरह अगर सामने में एक से ज्यादा वस्तु हो तो इसको बोलते हैं दीज आर बुक्स। अगर दूर में एक से ज्यादा वस्तु हो तो बोलेंगे दोज आर बॉयज। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है बांटना। तो प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी नाउन, मान लीजिए कहीं पर नाउन है और बहुत ज्यादा मात्रा में है या एक या दो है, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके सेंटेंस में दिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे पास 3 होता है, एक होता है ईच, एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर। इसको कोई आइदर बोलता है, कोई इधर बोलता है, इसको कोई नाइदर बोलता है, कोई नीदर बोलता है। तो ये हो गया ईच, आइदर, नीदर। ये जो ईच होता है, मान लीजिए कि कहीं पर कुछ लोग हैं तो ईच मीन्स होता है प्रत्येक। जैसे बोलेगा देयर आर 10 स्टूडेंट्स, ईच इज ऑनेस्ट। इसका मतलब सारे के सारे लोग ऑनेस्ट हैं। लेकिन आइदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी सेंटेंस में सिर्फ दो के सेंस में। सपोज कि कोई दो चीज है हमारे पास,
तो हम बोलेंगे उसमें से कोई एक चीज ठीक है और एक चीज ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो आइदर मीन्स होता है कोई दो में से कोई एक, ओके, और नाइदर मीन्स होता है कोई दो चीज है और दोनों में से दोनों खराब है, मतलब ये नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दो से ज्यादा हो, ठीक है ना, और वहां पर आइदर लगा हुआ हो तो वो गलत हो जाएगा। वहां पर आइदर की जगह पर एनीवन लगा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब इस सेंटेंस में आइदर का यूज होता है सिर्फ दो के सेंस में, लेकिन अगर जब इस सेंटेंस में दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन दी गई हो तो वहां पर हम लोग आइदर की जगह पर एनीवन लगाएंगे, और अगर वही सेंटेंस में नाइदर लगा हुआ हो और दो से ज्यादा कोई वस्तु हो तो वहां पर हम लोग नॉन यूज करेंगे। ये भी ग्रामेटिकल एरर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ये आइदर मतलब एनीवन लगा देता है, आइदर लगा देता है, एनीवन नहीं लगाता है, हमें एनीवन लगाना है। उसी तरह यहाँ पर हमें नॉन लगाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो है रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने कई सारे स्टूडेंट को देखा है ये रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, समझ में प्रॉब्लम होता है उन्हें, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाई जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कुछ लोगों को जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, जो बीच में भी तैयारी करते हैं, वो सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जबकि इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत आसान है। और रिलेटिव प्रोनाउन में मुख्यतः तीन चीज होता है, एक हु, एक व्हिच और एक दैट। ये तीन चीज हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में ज्यादातर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। हु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी पर्सन के लिए, पर्सन में आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। व्हिच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी चीज में थिंग्स के लिए, किसी सेंटेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउन जो व्हिच है इसको हम लोग थिंग्स के लिए करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, ठीक है ना, जैसे पेन, टेबल, चेयर, ठीक है। और ये जो दैट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एनिमल के लिए, किसी सेंटेंस में एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलेंगे आई सॉ ए मैन हु वाज योर फादर, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो आपके पिताजी थे, या फिर मैं बोलूंगा आई सॉ ए मैन हु इज योर फादर, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि आपके पिताजी है। फिर मैं बोलूंगा आई फाउंड, क्या बोलेंगे, आई फाउंड अ बुक व्हिच इज रेड, मैंने एक बुक पाया जो कि रेड है, तो बुक के लिए मैंने व्हिच लगाया, और एनिमल के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। बोलेंगे the dog that is barking is from my street, यानी वो कुत्ता जो भूख रहा है वो मेरे स्ट्रीट का है। तो इस तरह हम लोग एनिमल के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। और पर्सन के लिए बुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच, और थिंग्स के लिए व्हिच का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो हमें मिटाना पड़ रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन का। तो पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है नाउन के केस में, इसको हम और थोड़ा सा बताएंगे आपको डीपली, अभी इसे ही बता देते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन में जैसे हम किसी सेंटेंस में देखते हैं माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हर्स, ये सब आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका इस्तेमाल जब हम ये सेंटेंस में करते हैं ना, तो इसके साथ साथ नाउन भी छिपा हुआ रहता है। जैसे बोलेंगे दिस इज योर मार्कर एंड दैट इज माइन, तो इस तरह बोलेंगे दिस इज माय मार्कर एंड दैट इज योर्स, तो योर्स मींस योर मार्कर। इस तरह से हम यहाँ पर योर्स जो होता है ये पॉसेसिव प्रोनाउन का काम करता है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को हटा देता है। जब इसका इस्तेमाल होता है तो वहां पर नाउन इस्तेमाल नहीं होता, मतलब ये नाउन के बदले में इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए इसको हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब जब हम बोलते हैं कि कोई दो व्यक्ति है, जो दोनों व्यक्ति मिलकर के अपना काम कर रहे हैं, या कोई दो से ज्यादा व्यक्ति है जो अपना काम लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो चीज होता है, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर।
वन अनदर। जब किसी सेंटेंस में हम ये दिखाने की रहती है ईच अदर, दो के सेंस में टू पर्सन या प्लेस या एनिमल को यहाँ ये इंडिकेट करता है, और ये मोर देन टू, दो से ज्यादा, मोर देन टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर, तो ईच अदर मीन्स दोनों एक दूसरे का मदद करते हैं। लेकिन अगर दो से ज्यादा व्यक्ति हो इस सेंटेंस में तो हम बोलेंगे राम, मोहन, श्याम एंड लक्ष्मण हेल्प वन अनदर, मीन्स वे चारों लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, किसी भी काम में हो वे एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो वन अनदर हम लोग दो से ज्यादा के सेंस में इस्तेमाल करते हैं, और ईच अदर हम लोग दो के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ग्रामेटिकल एरर में भी ऐसे देखने को मिलता है कि चार कैरेक्टर वहां दिया रहता है और उनके साथ ईच अदर इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि वन अनदर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये, अगर इसको हम लोग जान रहे आप लोग जो है आसानी से ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि कोई व्यक्ति है जो कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का प्रभाव उसी पर पड़ जाता है। जैसे हम लोग बहुत बार देखे और ऐसे बोलती भी है कि आपने अपने लाइफ को खुद से बर्बाद किया है। तो कोई व्यक्ति अपने लाइफ को अगर खुद से बर्बाद कर लेता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब कोई चीज रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पर ही पड़ जाता है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हो गया I have hurt myself, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि जो एक्शन होता है हर्ट का वो मेरे पर ही आकर के पड़ रहा है, इसका इफेक्ट मुझ पर ही पड़ रहा है, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, एक्शन जो होता है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है बल्कि ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आई किल्ड और टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद से एक टाइगर मारा। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिलती है, जो टाइगर है वो जो एक्शन जो है वो टाइगर पर पड़ा है, एक्शन का जो इफेक्ट है वो टाइगर पर पड़ा है, लेकिन उसे मैंने मारा है। ये मैं अपना बल लगाकर कह रहा हूँ कि मैंने एक टाइगर को मारा है, मतलब मैंने खुद से मारा है, लेकिन जो मैंने मारने का काम किया है इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो मुझ पर नहीं बल्कि ये टाइगर पर पड़ा है, ऑब्जेक्ट पर पड़ा है। ठीक है। एंड लास्ट होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग जब जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होता है जब उसमें हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में जब हम लोग सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं तो ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। जैसे आपका पर्सनल प्रोनाउन में सपोज माई हो गया, तो इधर इसमें हम लोग सेल्फ जोड़ देंगे तो बन जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, ये बन जाएगा माई सेल्फ। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आपका प्रोनाउन हो गया। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे और एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हम लोग जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। उसी तरह हम लोग इंग्लिश में भी यही सब पढ़ते आ रहे हैं। विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत भी आता है। एडजेक्टिव है क्या? एडजेक्टिव एक वर्ड है, अ वर्ड, एडजेक्टिव एक वर्ड है, अ वर्ड व्हिच जो क्वालिफाइज करता है या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है।
ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताता है। जैसे नाउन या प्रोनाउन की किन किन विशेषताओं के बारे में बताता है, तो ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। क्वालिटी मतलब जैसे हो गया बैड, ठीक है, गुड, जैसे हो गया बैड गुड, ठीक है, बैड गुड, क्लेवर चालाक, ठीक है, क्वालिटी। फिर इसके क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, जैसे हो गया सम, मच, ठीक है ना, सम हो गया, मच हो गया, फ्यू हो गया, ये सब क्वालिटी बताता है। फिर इसके कलर के बारे में बताता है कि कौन सा कलर का, रेड है, येलो है, पीला है। उसके बाद फिर साइज के बारे में बताता है, साइज में स्मॉल है, बिग है। फिर ये नंबर के बारे में बताता है कि कितने मात्रा में है, 1 2 3 4। एडजेक्टिव के अंदर जो नंबर आता है उसमें एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है आपका मल्टीपल नंबर, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका सारे का सारा ये उसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। जब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे तो इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वर्ब में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग वर्ब क्या है। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? अभी तक तो हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, सही है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। लेकिन हर जगह पर ये एक्शन नहीं करता है। कभी कभी ये स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कभी कभी कहीं कहीं पर ये स्थिर रहता है, ये कोई वर्क नहीं करता है। कहीं कहीं पर ये रिलेशन दिखाता है किसी भी सेंटेंस में, या कहीं कहीं पर ये पोसेशन भी दिखाता है, पोसेशन भी दिखाता है, ठीक है ना। हम लोग जितने तरह के वर्क करते हैं, जितने तरह के एक्शन करते हैं, सारे के सारे हमारा वर्ब के अंतर्गत ही आता है। अब ये जो हमारा वर्ब है, इस वर्ब को हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। पहला जो हमारा कैटेगरी है वो है मेन वर्ब। पहला कैटेगरी क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब किसे कहते हैं? a verb which stands itself, a verb which has independent existence। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब अकेले आ सकता है, ये इंडिपेंडेंस होता है। और ये जो मेन वर्ब होते हैं इसके 5 कैटेगरीज होता है। इसको हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इसको हम लोग V1, V2, V3, V4, V5 कहते हैं। V1, V2, V3, V4 और V5 कहते हैं। ये जो V1 है इसी को हम लोग बेस फॉर्म कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वर्ब का जो आगे के जितना भी रूप होता है वो सब यही से होता है, इसीलिए इसको हम लोग प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। ये प्लूरल वर्ब होता है, देखने में लगता है कि ये सिंगुलर है लेकिन एक्चुअली में ये प्लूरल होता है, ठीक है ना। और ये प्लूरल वर्ब के साथ हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आपका V2, इसको हम लोग पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। ये जो V3 है इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये वाला जो है इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। वैसे तो देखने में ये प्लूरल लगता है लेकिन ये सिंगुलर वर्ब है। इसको हम लोग V1 में जब S या ES जोड़ देते हैं तो ये V5 बन जाता है। और V4 का निर्माण होता है जब हम लोग V1 में ING जोड़ देते हैं तो ये हमारा V4 का निर्माण हो जाता है। V1 प्लस ING इक्वल टू V4 और उसी तरह V1 प्लस S या ES इक्वल टू V5, ठीक है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं गो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? went, यहाँ हो जाएगा gone, यहाँ हो जाएगा going और यहाँ हो जाएगा go में। अगर किसी वर्ब में लास्ट में वॉवेल लेटर हो तो उसके साथ ES लगा के उसको हम लोग सिंगुलर बनाएंगे। लेकिन अगर किसी वर्ब में जैसे कि EAT at, तो यहाँ हो जाएगा at, eat, at, eaten, eating और यहाँ हो जाएगा eats। तो जब कॉन्सोनेंट लेटर लास्ट में रहे तो सिर्फ S लगा के उसको सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे PUT पुट, PUT पुट, PUT पुट। तो ऐसे वर्ब में देखिएगा
लास्ट में एक कॉन्सोनेंट लेटर रहेगा और उससे जस्ट पहले एक वोवेल लेटर रहेगा। अगर ऐसा कोई वर्ब रहता है इसको आईएनजी में कन्वर्ट करते समय लास्ट का जो आपका कॉन्सोनेंट लेटर है ये डबल हो जाता है, तो इस तरह ये पुटिंग हो जाता है। उसी तरह सीटिंग, सीटिंग, उसी तरह स्विमिंग, स्विमिंग, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पुट्स। तो इस तरह से ये वर्ब होता है। एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इरेगुलर वर्ब, एक होता है डायनामिक वर्ब। तो ये सारे वर्ब के टाइप्स हैं, ठीक है। आप लोग इसको फोटो खींच लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम लोग जो है ये मेन वर्ब था, इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी मैं आप लोग को एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, बहुत सारे लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंफ्यूजन होता है, तो वो सारा कंफ्यूजन आज आप लोग का दूर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेगुलर हमारा वीडियो आएगा, तो आप लोग जो है इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। तो ये जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा होता है सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखते हैं तीनों क्या है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टोटल 24 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता, टोटल 24 ही होता है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमें एक होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में मात्र 11 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ये जो बी फॉर्म है इसमें होता है इज एम आर, इज एम आर, और यहाँ होता है वॉज वेयर, वॉज वेयर। इसके बाद होता है डू फॉर्म। डू में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, तो डू हमें डू देखने को मिलता है, डज देखने को मिलता है और डीड देखने को मिलता है। इसके बाद होता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, एक हैव फॉर्म में हमें हैव देखने को मिलता है, एक हैज देखने को मिलता है और एक हैड देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हम लोग अगर देखें तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास शैल है, विल है, कैन है। शैल की जगह शुड हो गया, शैल के नीचे ये इसका पास्ट टेंस होता है। विल का पास्ट टेंस कुड होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, मे होता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, और उसके बाद मस्ट होता है और आउट टू, आउट टू। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारे पास सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसमें डेयर आता है, डेयर मींस ह्यूमन, उसके बाद नीड आता है और नीड के बाद आता है यूज्ड टू। ये हमारा 3 यहाँ पर सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब के रूप में हम लोग जानते हैं क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस में एज अ लिंकिंग वर्ब का रूप करता है, लिंक करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये हमेशा मेन वर्ब का हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसको मेन वर्ब के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो ये था हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप इसके बारे में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो वर्ब है इसमें आपका फाइनाइट वर्ब होता है, इनफाइनाइट वर्ब होता है, फिर आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये सारे वर्ब होते हैं, ये सब टाइप्स ऑफ वर्ब है। वर्ब के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। जब हम लोग वर्ब को डीपली स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग ये सारी चीज स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सारी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है वर्ब के बाद हमारा आता है ऐड वर्ब।
वर्ब के बाद हमारा आता है एडवर्ब। तो जैसे कि नाम से ही प्राप्त है एड मीन्स होता है जोड़ना। तो ये जो एडवर्ब होता है ना, ये वर्ब के बारे में थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब को हम ऐसे कर सकते हैं, ए वर्ड दैट मॉडिफाइज में होता है कि मीनिंग को बढ़ाना। मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाइज करता है। अदरवाइज एन एडजेक्टिव के भी मीनिंग को मॉडिफाइज करता है। अदरवाइज एन अनदर एडवर्ब, कभी कभी ये खुद के मीनिंग को भी मॉडिफाइज करने लग जाता है, ठीक ना। एडवर्ब जब हम लोग किसी नाउन में या एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो एडवर्ब का रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे हो गया काइंड, इसमें अगर हम लोग एलवाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा काइंडली, तो ये जो है हमारा एडवर्ब हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आई रन मीन्स मैं दौड़ता हूँ, इसमें ये आई सब्जेक्ट है, रन वर्ब है। लेकिन अगर लिखते हैं आई रन फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट मतलब होता तेज दौड़ता हूँ, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ आई लाइक कोल्ड कॉफी, तो ये आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, और ये कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, और ये कॉफी जो है आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। इसको जब हम लिखेंगे आई लाइक वेरी कोल्ड कॉफी, तो यहाँ पर ये जो वेरी है ये आपका एडवर्ब है जो कि इस कोल्ड के मीनिंग को बढ़ा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ठंडा कॉफी पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर ये वेरी जो है एडवर्ब है, ठीक है, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा था, ये जो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा था, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, वर्ब के मीनिंग को बढ़ा रहा था। तो ये था आपका एडवर्ब, इसे आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। इसके आगे जो है हमारा एडवर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का भी सब्जेक्ट करो। प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग प्रीपोजिशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन प्री मीन्स होता है के पहले, पोजीशन मीन्स होता है एस्टैब्लिश होना। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले एस्टैब्लिश होता है। तो हम कह सकते हैं ए वर्ड दैट comes before a noun or a pronoun, and establish its relation with some other words in a sentence। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के जस्ट पहले लगा हुआ रहता है और उस सेंटेंस में आने वाले दूसरे वर्ड के साथ ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर देता है। जैसे हम बोलेंगे I put my bag on the table। तो यहाँ पर ये ऑन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है और ये द टेबल जो है एक तरह से आपका नाउन है। तो देखिए नाउन से जस्ट पहले आया है। तो इसी तरह कुछ प्रीपोजिशन होता है, जैसे होता है इन, ये प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, फॉर प्रीपोजिशन है, फ्रॉम है, विथ है, अंडर है, अबव है, ओवर है। तो इस तरह से कुछ प्रीपोजिशन होता है। जैसे हम बोलेंगे द केट इज अंडर द टेबल, मीन्स जो केट है वो टेबल के अंदर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो ये सारे प्रीपोजिशन, इसके अलावा और भी कई टाइप के प्रीपोजिशन है।
हम लोग जब प्रीपोजिशन के चैप्टर को डीपली से स्टडी करेंगे तो बहुत टाइप की प्रीपोजिशन भी देखेंगे और अलग अलग टाइप के हम लोग सेंटेंस भी उसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रीपोजिशन। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन के बाद जो इसके बाद टॉपिक आता है वो है कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन भी। हम लोग देख लेते हैं कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शन बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो दो शब्द को या दो वर्ड को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। इसका काम होता है जोड़ना, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जोड़ना। तो हम लोग कह सकते हैं ए वर्ड दैट joins two or more words, phrases, clauses and sentences। तो कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है, जोड़ने का काम करता है। किसे? या तो वर्ड्स को जोड़ता है, नहीं तो फ्रेज को जोड़ता है, नहीं तो क्लॉज को जोड़ता है और नहीं तो सेंटेंस को जोड़ता है। वर्ड्स मतलब तो आप लोग जानते होंगे, फ्रेज और क्लॉज ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है। तो मैं जिस दिन नेक्स्ट क्लास लूंगा तो मैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस इसको डीपली हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको जोड़ने का काम करता है। इसमें जो होता है जैसे हम बोलेंगे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं राम इज गोइंग टू पटना एंड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल और राम इज गोइंग टू पटना। इन दोनों के बीच में ये जो एंड है ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसके जगह पर हम बट भी यूज कर सकते हैं, इसके जगह पर हम और भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब जो कंजंक्शन होता है वो एंड होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, और होता है, ठीक ना, एज वेल एज होता है, एज वेल एज। इसके अलावा और भी कई टाइप के कंजंक्शन होता है। जब हम लोग कंजंक्शन का क्लास करेंगे सेपरेटली एक वीडियो में तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता क्या है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या है इंटरजेक्शन। पहले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरजेक्शन है क्या और हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप लोग अपने लाइफ में इंटरजेक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते होंगे। ये 8 नंबर पर आएगा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन है क्या? इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारे माइंड से सडनली निकल जाता है, यानी हम निकालना नहीं चाहते, सिचुएशन ही ऐसा बन जाता है कि हम लोग ऑटोमेटिक उस वर्ड को अपने जुबान से निकाल लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए वर्ड, यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, ए वर्ड दैट जो कि एक्सप्रेसेस, यानी वो एक्सप्रेस करता है सम सडन फीलिंग, सम सडन फीलिंग ऑफ आवर माइंड, यानी हमारे माइंड के कोई सडन फीलिंग होता है या हमारे सोल के या हमारे हार्ट के, हमारे दिल के कोई भी अगर सडन फीलिंग होता है और इसे हम लोग अचानक से निकाल देते हैं तो हमारा इंटरजेक्शन होता है। जैसे हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बोलते हैं वाओ, व्हाट अ लग्जरी कार, कितना अच्छा कार है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी इस्तेमाल करते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, इसका हम लोग इस्तेमाल करना पड़ता है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज लास्ट में भी कर सकते हैं। अगर आप लास्ट में करना चाहें तो यहाँ कॉमा दीजिएगा और लिखिएगा वाओ व्हाट अ लग्जरी कार, और इस तरह लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दीजिएगा। तो इसी तरह कुछ इंटरजेक्शन जैसे आपका वाह हो गया, अल्लाह हो गया, जब कोई डेट कर जाता है तो अल्लाह यूज करते हैं, जब हम लोग कोई चीज़ जीत जाते हैं तो हुर्रे यूज करते हैं। उसी तरह है, जब हम लोग किसी दोस्त से काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो है बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन
कोई बात नहीं। तो ये है वीडियो दोस्तों, आप लोग जो है इसको पूरा देखें, इसके लिए थैंक यू। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। ये हमारा सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो मैंने दिया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें स्टडी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग एग्जाम देने बैठे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग टेकल आउट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं उसे हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू और आप लोग इसे शेयर कीजिए, ठीक है।